स्टॉक एंड शेयर्स। इस वीडियो में हम देखेंगे कि स्टॉक एंड शेयर्स से क्या मुराद है और किस तरह से शेयर्स की कैलकुलेशन की जाती है। स्टॉक किसी भी कंपनी की ओवरऑल वर्थ को कहा जाता है, यानी कि अगर किसी कंपनी की ओवरऑल जो वर्थ है वो अगर उसको स्टॉक समझा जाए तो उसके अगर पार्ट्स कर दिए जाएं। अब ये कंपनी पे डिपेंड करता है कि वो उसके कितने पार्ट्स करती है और वो उन पार्ट्स को सेल आउट भी कर सकती है। तो इन ये जो पार्ट्स होते हैं इनको कहा जाता है शेयर्स, यानी कि कंपनी शेयर्स की फॉर्म में अपना स्टॉक सेल करती है और जिनको सेल करती है उनको ओनरशिप के राइट्स भी देती है। तो किसी भी कंपनी के शेयर्स को खरीदना एक अच्छी इन्वेस्टमेंट ऑप्शन होती है ताकि उससे प्रॉफिट मिल सके और कंपनी में एज एन ओनरशिप भी उस पर्सन का शेयर होता है जो उसके स्टॉक को खरीदता है। और स्टॉक को किस तरह से सेल किया जाता है, इसका यूनिट होता है शेयर्स, यानी शेयर्स की फॉर्म में बेचा जाता है। जैसे कोई कंपनी कहे कि उसने 1000 शेयर्स सेल किए हैं या 200 शेयर्स सेल किए हैं किसी पर्सन को, तो वो पर्सन उसका स्टॉक होल्डर होता है, यानी स्टॉक होल्डर्स को ओनर्स के तौर पर कंसीडर किया जाता है और कंपनी के जो भी डिसीजंस होते हैं उसमें तमाम स्टॉक होल्डर्स की राय भी ली जाती है। जबकि अगर हम बॉन्ड की बात करें, बॉन्ड ऐसे एग्रीमेंट्स होते हैं जो कोई कंपनी इन्वेस्टमेंट के लिए किसी को सेल करती है। आम लोग भी उससे बॉन्ड्स खरीद सकते हैं और वो सिर्फ बॉन्ड की शक्ल में उसको पैसे देते हैं ताकि कंपनी उससे अपनी रिक्वायर्ड अमाउंट्स को मीट करे। तो बॉन्ड होल्डर्स जो होते हैं वो सिर्फ क्रेडिटर्स होते हैं, यानी कि वो सिर्फ अमाउंट देते हैं, उनके पास कोई ओनरशिप का राइट नहीं होता। जबकि जो स्टॉक होल्डर्स होते हैं उनके पास ओनरशिप के राइट्स भी होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी कंपनी के 3 मिलियन शेयर्स ऑफ स्टॉक हैं और एक पर्सन है जिसने 3000 शेयर्स उसके ख़रीदे हुए हैं, तो फिर वो उसके 1000 पार्ट ऑफ द कंपनी का ओनर होगा और वो पर्सन जब चाहे उन स्टॉक्स को सेल करके उनसे प्रॉफिट भी कमा सकता है। यानी कि ज़्यादातर स्टॉक होल्डर्स ऐसे होते हैं जो इसलिए शेयर्स ख़रीदते हैं, जो ओनरशिप में इतने इंटरेस्टेड नहीं होते लेकिन वो इन्वेस्टमेंट में इंटरेस्टेड होते हैं, क्योंकि स्टॉक के शेयर्स की शक्ल में जो उन्हें प्रॉफिट मिलता है वो बॉन्ड्स या किसी सेविंग अकाउंट से काफ़ी ज़्यादा होता है। तो इस तरह से कुछ पर्सन इस तरह की कंपनियों में स्टॉक उनके उनके शेयर्स खरीद लेते हैं जिनमें ज़्यादा लॉस का नुकसान नहीं होता, यानी कि नुकसान का अंदेशा नहीं होता। और इस तरह से ये जो शेयर्स होते हैं उनके लिए सोर्स ऑफ इनकम हो जाते हैं, क्योंकि जो भी वो शेयर ख़रीदते हैं उस पर उन्हें कोई ना कोई प्रॉफिट मिलता है। वो क्वार्टरली या सेमी एनुअली होता है जिसको कंपनी कैलकुलेट करके उन्हें उनकी डिसाइडेड डेट पर स्टॉक होल्डर को पे करता है। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ स्टॉक पे। स्टॉक को मेनली दो टाइप्स में डिवाइड किया जाता है। एक होता है कॉमन स्टॉक और एक होता है प्रेफर्ड स्टॉक। कॉमन जैसा कि नाम से जाहिर है, ये कॉमन कोई भी पर्सन इसको खरीद भी सकता है, लेकिन इसकी प्रेफरेंस प्रेफर्ड स्टॉक की निस्बत कम होती है। तो कॉमन स्टॉक में ये बॉन्ड्स की तरह ही होता है, जैसे कोई पर्सन किसी किसी से बॉन्ड खरीदता है उसी तरह वो किसी कंपनी के स्टॉक के शेयर्स को भी खरीद सकता है। जबकि जो प्रेफर्ड स्टॉक होता है वो सेफर होता है, यानी इसमें जो अमाउंट मिलती है पर्सन को, स्टॉक होल्डर को, वो कॉमन होल्डर्स की निस्बत पहले मिलती है। यानी कि कॉमन स्टॉक में उनको जो अमाउंट पे की जाती है पेड आफ्टर प्रेफर्ड स्टॉक होल्डर्स आर पेड आउट, यानी कि पहले स्टॉक होल्डर्स को पे की जाती है, उसके बाद कॉमन स्टॉक वालों को अमाउंट्स पे की जाती हैं। और जबकि जो प्रेफर्ड स्टॉक वाले हैं उनको अमाउंट्स प्रायोरिटी पे की जाती हैं। इसके अलावा कॉमन स्टॉक इजी टू परचेज होता है और जो प्रेफर्ड स्टॉक होता है इसको मुश्किल से परचेज किया जाता है। इसके लिए काफ़ी रकम चाहिए होती है क्योंकि ज़्यादातर ये कंपनी के फाउंडर्स उसके ओनर्स होते हैं, यानी कंपनी के फाउंडर्स के पास होता है, इसलिए इसको परचेज करना मुश्किल होता है। लेकिन जो उसको परचेज कर लेता है उसको फिर कॉमन स्टॉक वालों की निस्बत ज़्यादा प्रेफरेंस दी जाती है और उसकी अमाउंट्स को पहले पे किया जाता है, जबकि कॉमन स्टॉक वालों की अमाउंट्स को बाद में पे किया जाता है। जो अमाउंट्स कंपनी पे करती है स्टॉक होल्डर्स को, उस अमाउंट को हम कहते हैं डिविडेंड, यानी ये वो अमाउंट होती है जो कि कंपनी स्टॉक की शक्ल में स्टॉक होल्डर्स के साथ डिसाइड करती है और उनको पे करती है। अब हम देखते हैं कि कोई पर्सन किस तरह से स्टॉक से प्रॉफिट कमा सकता है। तो स्टॉक से प्रॉफिट कमाने के दो तरीके हैं। एक तो ये कि कोई पर्सन स्टॉक ऐसी कंपनी के खरीद ले जिसमें लॉस का इतना डर ना हो या रिस्क ना हो, तो उसको कंपनी की तरफ से डिविडेंड्स मिलते रहते हैं और वो उसको एज अ सोर्स ऑफ इनकम भी ले सकता है। जबकि कुछ ऐसे लोग होते हैं जो एप्रिशिएटेड शेयर्स लेते हैं। एप्रिशिएटेड शेयर्स का मतलब होता है कि ऐसे शेयर्स जिनकी वैल्यू बढ़ती जाती है और बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ती है,
लेकिन इसमें उतने ही नुकसान का होता है, यानी कि बहुत ज़्यादा तेज़ी से उसकी वैल्यू कम भी हो सकती है। तो इस तरह से पूरे जो स्टॉक्स होते हैं उनके शेयर्स को ख़रीद के दो तरह से उनसे प्रॉफिट गेन किया जा सकता है। जो डिविडेंड्स होते हैं, यानी कि जो ऐसी कंपनीज से ज़्यादातर स्टॉक्स लेते हैं, जैसे कि यूटिलिटी की कोई कंपनी है जिनमें स्टॉक खरीदने का इतना रिस्क नहीं होता, तो वहाँ से पर्सन्स डिविडेंड्स के तौर पर अमाउंट रिसीव करते हैं। लेकिन जैसा कि ये जो अमाउंट्स होती हैं ये कंपनी के ही पैसों से आती हैं, ये कंपनी की अर्निंग से आती हैं। तो अगर कंपनी लॉस में चल रही हो तो कंपनी इन डिविडेंड्स को सीज़ भी कर सकती है, वक्ती तौर पर इनको सीज़ भी कर सकती है। और कभी ऐसे भी होता है कि कंपनी के पास पैसे मौजूद हैं डिविडेंड्स के तौर पर देने के लिए, लेकिन कंपनी उनको अपनी डेवलपमेंट के लिए या कंपनी के अंदर कोई चेंजिंग करने के लिए या कोई नया इक्विपमेंट लाने के लिए यूज़ करना चाहती है या किसी और कंपनी को ख़रीदने के लिए यूज़ करना चाहती है, तो वो कुछ अरसे के लिए इन पर्सनस के यानी कि जो डिविडेंड्स होते हैं उनको रोक सकती है, उनको सीज़ कर सकती है। जबकि जो एप्रिशिएटेड शेयर्स वाले स्टॉक होल्डर्स होते हैं उनको रैपिड गेन या रैपिड लॉस होने के चांसेस होते हैं। जो एप्रिशिएटेड शेयर्स होते हैं ये शॉर्ट टर्म के लिए ज़्यादातर लिए जाते हैं, जबकि जो डिविडेंड्स की फॉर्म में होते हैं ये ज़्यादा लंबे अरसे के लिए होते हैं, ताकि एक तरह का इनकम का सोर्स बना रहे। लेकिन जैसे ही कंपनी को लॉस होगा तो डिविडेंड्स रुक जाने का या सीज हो जाने का भी रिस्क होता है। और एप्रिशिएटेड शेयर्स में ज़्यादातर हर वीक डेज में हर कंपनी के स्टॉक होल्डर्स के एक्सचेंज में इनकी वैल्यूज़ अप या डाउन होती हैं, तो उसमें वो पर्सन अपने शेयर्स को बेचकर वहाँ से रैपिड गेन हासिल कर सकते हैं। और कभी ऐसा हो कि कंपनी का लॉस वाली सिचुएशन हो, यानी कंपनी में कोई ऐसी चीज़ आई या ऐसा कोई लॉस आया या कोई ऐसी कंप्लेंट्स आई जिसकी वजह से उसके शेयर्स में कमी आ गई है, और ये हो सकता है कि वो शेयर्स तेज़ी से नीचे जा रहे हों, तो जो पर्सन अप्रिशिएटेड स्टॉक होल्डर का होता है वो उनको बहुत ज़्यादा कम वैल्यू से पहले ही उनको सेल कर सकता है। यानी कि वो अपने नुकसान को कैलकुलेट कर सकता है कि मुझे कब ज़्यादा नुकसान हो सकता है और कब कम नुकसान हो सकता है, तो वो उस हिसाब से अपने शेयर्स को सेल कर सकता है। और एप्रिशिएटेड शेयर्स के केस में एक टर्म है रिटर्न और ऑन इन्वेस्टमेंट, यानी कि अगर किसी पर्सन को शेयर्स से फ़ायदा हो रहा है, उसके शेयर्स एप्रिशिएट हो रहे हैं, उनकी वैल्यू अगर इंक्रीज़ हो रही है, तो परसेंटेज की फॉर्म में वो उनकी इन्वेस्टमेंट पर देख सकता है कि कितने टाइम में उसको कितना उसको इंक्रीज़ मिल रहा है। उसको हम परसेंटेज में कैलकुलेट करते हैं और इसको कहा जाता है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, यानी कितनी अमाउंट उसने इन्वेस्ट की और उस पर उसको उसका कितना मुनाफा मिल रहा है, उसकी परसेंटेज को फाइंड करने को कहते हैं रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। तो अभी तक हमने समझा कि स्टॉक्स क्या होते हैं, उनकी कितनी टाइप्स हैं और उनसे किस तरह से प्रॉफिट लिया जा सकता है। अब हम स्टॉक्स एंड शेयर से रिलेटेड एक प्रॉब्लम सॉल्व कर लेते हैं। प्रॉब्लम है अली बाइज 1000 शेयर्स ऑफ अ कंपनी एट $4 पर शेयर, यानी कि अली ने 1000 शेयर्स खरीदे हैं एक कंपनी के और एक शेयर की कीमत है $4। 1 मंथ आफ्टर हिज परचेज, उसकी परचेज के एक महीने के बाद, द कंपनी अनाउंसेस द डेवलपमेंट ऑफ अ रोबोट दैट रिकग्नाइजेज द ह्यूमन स्पीच। तो कंपनी ने एक रोबोट की डेवलपमेंट के बारे में अनाउंस किया जो कि ह्यूमन स्पीच को रिकग्नाइज करता है। तो ये कंपनी की एक अच्छी अचीवमेंट है जिससे चांसेस ये होते हैं कि उसके शेयर्स की प्राइस बढ़ जाएगी। एंड द कंपनी स्टॉक एप्रिशिएट्स क्विकली टू 5.50 आ शेयर, यानी कि अगर पहले शेयर की प्राइस $4 थी तो बाद में इस अचीवमेंट की वजह से इंक्रीज होकर वो $5.5 तक पहुंच गई है। इसको हम कहते हैं कि ये एप्रिशिएट हुई है, यानी वैल्यू में इंक्रीज आया है। तो जैसा कि अभी कंपनी ने सिर्फ अनाउंस ही किया है कि वो एक रोबोट की डेवलपमेंट कर रहे हैं, तो उस वक्त ही उनके शेयर्स की प्राइस बढ़ गई है। तो जैसे ही उनकी प्राइस थोड़ी सी बढ़ गई तो अली ने अपने शेयर्स फ़ौरन सेल कर दिए। अली सेल्स इज शेयर्स इमीडिएटली, फाइंड इज रेट ऑफ रिटर्न, तो हमने रेट ऑन इन्वेस्टमेंट, तो हमने रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इसका फाइंड आउट करना है, यानी उसको कितना प्रॉफिट हुआ। जैसा कि हमने बात की थी कि रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट एप्रिसिएशन के केस में, यानी कि वैल्यू इंक्रीज होने के केस में कैलकुलेट किया जाता है। तो परचेज प्राइस एक शेयर की कितनी थी $4, और सेल प्राइस उसकी हो गई $5.5। इसका मतलब है कि प्रॉफिट किस तरह से कैलकुलेट करेंगे, $5.5 में से माइनस कर देंगे $4 को। तो इसका मतलब है कि उसको कितना प्रॉफिट आया, उसको हर शेयर पे $1.5 का प्रॉफिट आया। और कितने शेयर्स उसने खरीदे थे, नंबर ऑफ शेयर्स थे 1000। तो इसका मतलब है कि अगर एक शेयर पे $1.5 का प्रॉफिट है तो 1000 पे टोटल जो प्रॉफिट होगा वो कितना हो जाएगा, 1000 मल्टीप्लाई बाय 1.5, और ये इक्वल आता है $1500 के, यानी कि ये उसको प्रॉफिट मिला है
हमने फाइंड आउट करना है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, ये परसेंटेज इसका प्रॉफिट हो जाएगा। तो टोटल जो उसने शेयर्स खरीदे थे वो 1000 थे $4 के। तो इसका मतलब है कि अगर हम 4 को मल्टीप्लाई बाय 1000 करें तो हमारे पास उसकी टोटल इन्वेस्टमेंट प्राइस आ जाएगी, यानी कि जो उसकी परचेज प्राइस थी वो है $4000। तो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कितना हो जाएगा, प्रॉफिट डिवाइडेड बाय टोटल अमाउंट। तो प्रॉफिट था 1500 डिवाइडेड बाय अमाउंट जो उसने पे की थी वो थी 4000। इसको डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 0.375, और अगर परसेंटेज में इसको फाइंड किया जाए तो ये आता है 37.5%। यहाँ पर बात हो रही थी 1 मंथ की, तो इसका मतलब है कि 1 मंथ में जो उसका प्रॉफिट बनता है या उसका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट बनता है वो बनता है 37.5%। तो ये होगा उसका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। तो इस तरह से अगर स्टॉक्स की या शेयर्स की प्राइजेस दी जाएं तो हम उन पे गेन या लॉस को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक था स्टॉक एंड शेयर्स।